लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। फिर डिस्कस किया हमने आईएमएफ कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है, कोरल रीफ भारत में कहाँ कहाँ पे है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, इन सबको देखा हमने। अरुणाचल से कौन सी नदियाँ बहती हैं ये डिस्कस किया। टर्की का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखा और अलग अलग जगह भारत में कहाँ कहाँ पर पड़ता है, बघेलखंड, बुंदेलखंड और सांभर झील के बारे में कौन कौन सी बातें खास हैं, गल्फ ऑफ अकाबा। फिर देखा हमने फेरस मेटल्स के बारे में, मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से फेरस हैं, कौन कौन से नॉन फेरस हैं, बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है, कैसे काम करता है और कौन कौन से बायो फर्टिलाइज़र होते हैं। तो ये 10 टॉपिक कवर किया था हमने अपनी लास्ट क्लास में और आज हम डिस्कस करेंगे और भी बेहतरीन अपने आगे के 10 टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप नोट्स बनाते चलना, साथ में A4 शीट लेकर बैठो और जो बात मैं बताता हूँ, जो आपको नहीं आता उसको पेज पे नोट करते चलिए। पहला सवाल ये है कि अगर हमें संविधान को अमेंड करना हो तो एक बिल पेश करना पड़ेगा। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। एक बात समझना, संविधान को अमेंड करने के लिए कोई बिल पेश करनी होगी तो उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रीवियस एसेंट जरूरी नहीं है, प्रेसिडेंट का प्रीवियस सहमति जरूरी नहीं है। इसको कोई भी एमपी हो या फिर कोई मंत्री हो या फिर कोई प्राइवेट मेंबर हो, दोनों उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो एक मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, देखो होता क्या है कि मंत्री बनने के लिए आपको एमपी होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, संविधान में ये कंपल्सन है कि आपको एमपी बनना पड़ेगा, मगर 6 महीने तक आप बिना एमपी बने मिनिस्टर बन सकते हैं। 6 महीने के भीतर आपको मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का। सो अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस अ बिल। पहला सही है। एलओपी ये तो पार्लियामेंट का पार्ट होगा ही, दूसरा सही है। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल के पास पावर होती है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे दोनों का ज्वाइंट सिटिंग ही क्यों ना हो, वहाँ पर वो जा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बैठ सकता है, मगर वहाँ पर वो वोट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मेंबर नहीं है लोकसभा राज्यसभा का, वोट नहीं कर सकता और वो कोई बिल भी पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो मेंबर नहीं है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, 1 और 2 करेक्ट होगा। सो डी विल बी करेक्ट आंसर। तो ध्यान से रखना, कोई भी एमपी जो सरकार का पार्ट है और कोई भी एमपी जो सरकार का पार्ट नहीं है, प्राइवेट मेंबर है, वो दोनों बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पोस्ट होता है जिसको बनाया गया है आर्टिकल 76 के अंतर्गत। ओके, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही पोस्ट पे बना रहता है। भारत सरकार को भारत के किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का काम, उनको लीगल एडवाइस देने का काम, यह अटॉर्नी जनरल का होता है। अगला सवाल है स्थायी बंदोबस्त के बारे में। स्थायी बंदोबस्त को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में बाबा कॉर्नवालिस के द्वारा। सवाल पूछ रहा है कि बंगाल, अच्छा देखो, इसको इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल और बिहार में, याद रहेगा। अब तो इंट्रोड्यूस किया गया, क्या कारण था, क्या चाहता था? अस्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना पैसा मिलेगा जमींदार से, यह फिक्स था। मतलब जमींदार कितना रोकड़ा कंपनी को देगा, यह फिक्स था। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी की एक निश्चित आमदनी तय हो गई। आप सभी चाहते हैं सरकारी नौकरी लेने का, क्यों? ताकि एक निश्चित आमदनी तय हो जाए। अंग्रेजी सरकार भी यही चाहती थी। दूसरी बात ये, चूंकि जमींदार को फिक्स कर दिया कि आपको इतना ही देना है, तो जमींदार ने जो एक्स्ट्रा कमाया, ब्रिटिश ने ये माना कि ये एक्स्ट्रा पैसा वो ज़मीन में इन्वेस्ट करेगा, लैंड में इन्वेस्ट करेगा। इससे क्या होगा? लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे किसानों को फ़ायदा होगा, वो और लगान देंगे। तो पहला पर्पस तो ये था कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा। दूसरा, इनको एक नया, समझो कि एक लॉयल क्लास क्रिएट कर दिया उन्होंने। जैसे कि 1857 का जो रिवॉल्ट था, इसमें बहुत बड़ी संख्या थी इन जमींदारों की जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। तो एक पावरफुल लॉयल क्लास क्रिएट कर दिया उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करता था। तो थर्ड सही है। अब देखो, सभी किसानों से लगान लेने के बजाय वो कुछ जमींदारों से ही लगान लेना पड़ा उनको, तो नंबर ऑफ पीपल उनको कम डील करने पड़े। सो
कोई बहुत बड़ा मशीनरी नहीं लगा टैक्स कलेक्ट करने के लिए, बस जमींदार को कह दिया कि आपको लगान दे दीजिए करके, उन लोगों ने लगान दे दिया। मतलब एक तरह से मिडिल मैन है किसान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो तीनों बातें यहाँ पे करेक्ट हैं। ये मेन रीज़न था स्थायी बंदोबस्त को स्टैब्लिश करने का, भारत में यहाँ पे लाने का। अब देखो, अस्थायी बंदोबस्त के साथ साथ दो और बंदोबस्त आए, एक था रोयतवाड़ी और एक था महालवाड़ी। रोयतवाड़ी आया 1820 में, महालवाड़ी आया 2 साल के बाद 1822 में। जो रोयतवाड़ी है उसके लिए एमबीए करना पड़ा, मद्रास, बॉम्बे और आसाम का एरिया। याद रहेगा। अब जमींदार क्या था? बेबी बंगाल एंड बिहार, बाबा कॉर्नवालिस। रोयतवाड़ी अलेक्जेंडर रीड, महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी। ठीक है, महलवारी लॉन्च किया गया पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और एमपी और यूपी का जो इलाका है वहाँ पे। जो रोयतवाड़ी है वहाँ पर किसान सीधे कंपनी को टैक्स देते थे, लगान देते थे। ज़मींदारी में ज़मींदार से लगान वसूला गया और ज़मींदार किसानों से लगान वसूलते थे। और जो महलवारी है वहाँ पर विलेज लेवल का सेटलमेंट किया गया, मतलब जो विलेज का हेड है, मतलब जो मुखिया चाहे सरपंच कुछ कह सकते हो, उनसे लिया गया। और इस मुखिया को किसने दिया लगान? किसानों ने दिया। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है, जमींदारी और महलवारी में बिचौलिए होते थे, रोयतवाड़ी में कोई बिचौलिया नहीं होता था, किसान सीधा कंपनी को टैक्स देता था। ओके, तो ये बातें हो गई। ये मैंने आपको मैप के जरिए दिखाया है कि भारत के किस किस इलाके में जमींदारी, महालवारी और जो रोयतवाड़ी है वो बनाया गया, सेटलमेंट किया गया था। आगे चलते हैं। सवाल है इंडियन इकॉनमी से ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में। ट्रांसफ़र पेमेंट वो पेमेंट होता है जिसके एवज में आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विस नहीं मिलता। समझ जाओ कि आपने उसको दान दे दिया। ओके, जैसे कि मान लो कि आपके यहाँ, जैसे कि सरकार के लिए हम काम करते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद हमको पेंशन मिलता है, डोनेशन सरकार दे देती है, चैरिटी या फिर लॉटरी विनर को जो प्राइज़ मिलता है, ये सब क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट है। इसके लिए कोई सर्विस या फिर गुड्स आपको नहीं मिलता रिटर्न में। मगर जो इंटरेस्ट फ्री लोन है, ये लोन तो लौटाना पड़ेगा ना, ये लौटाना पड़ेगा, ये लायबिलिटी है, तो ये नहीं आएगा ट्रांसफ़र पेमेंट में। आपने जो भी डोनेशन दिया ये सब आएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा, 1 3 4, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत का पहला न्यूज़पेपर जिसको पब्लिश किया गया वो कौन था? वो था द बंगाल गजट। जेम्स अगस्टस हिकी ने इसको पब्लिश किया था 1780 में। क्या नाम है? बंगाल गजट। अब मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ना। तो आपको सब कुछ नहीं रटना है। बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिकी, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, रासगुफ्तार, दादा भाई नौरोजी, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृता बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। केसरी तिलक जी ने किया था। केसरी था मराठा में और महाराठा था इंग्लिश में। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी। वंदे मातरम अरबिंदो घोष। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। ऐसे फैक्ट ये केवल स्टेट पीसीएस, एसएससी इन सब में नहीं, यूपीएससी भी पूछता है रपट के एकदम, तो इसको तैयार कर लेना है। यंग इंडिया दोबारा से गांधी जी, मूक नायक BR अम्बेडकर, हरिजन गांधी जी। तो ये सब आप एक बार 2 बार वीडियो पॉज करके पढ़ लो 2-3 बार इसको। हाँ, ये बोरिंग काम है इसको 2-3 बार पढ़ना, मगर क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, सवाल पूछता है। मधुबनी पेंटिंग की अलग अलग स्टाइल के बारे में मैंने पूछा है कि कौन सी बात सही है। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला रीजन में है। ये एक रीजनल पेंटिंग है, रीजनल या कहें तो फोक पेंटिंग है। जो घरों की दीवार होता है उस पर इस पेंट को किया जाता है। इसमें जनरली जो धार्मिक सीन हैं, शादी ब्याह के सीन हैं, वो सब देखने को मिलते हैं। इसमें पेंटिंग में आपने मान लो कि कोई मेन इमेज बनाया, ठीक है, तो बाकी जो खाली जगह बच गया ना,
खाली जगह को ज्योमेट्रिकल फिगर से भर दिया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग मधुबनी पेंटिंग। तो कचनी, तांत्रिक, खोबार, ये सब क्या हैं? ये सब स्टाइल्स हैं मधुबनी पेंटिंग के। तो तीनों बातें यहाँ पे करेक्ट हैं। टोटल 5 डिस्टिंक्टिव स्टाइल हैं, भरनी, कचनी, तांत्रिक, गुदना और खोबार। अगला सवाल पूछ रहा है तीस्ता नदी के बारे में। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने कि कौन कौन सी नदियां अरुणाचल से होके बहती हैं। तो हमने देखा था कि सुबनसिरी, लोहित ये बहता है, बराक नहीं बहता अरुणाचल से होकर के। तीस्ता हमने ये पाया कि ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल इससे होके गुजरता है, ईस्टर्न हिमालय से ये राइज होता है और सिक्किम और वेस्ट बंगाल से गुजरता हुआ ये बांग्लादेश में एंटर कर जाता है, फिर वहाँ से बे ऑफ बंगाल में जाकर के मर्ज हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है। तो पहला करेक्ट है। जो रंगीत है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है तीस्ता की, जो सिक्किम की सबसे लार्जेस्ट नदी है। तो यहाँ पर सेकंड भी करेक्ट है, तो सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको अफ्रीका के एक माउंटेन के बारे में बताया है। कह रहा है कि ये हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, जिसको हम रूफ ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। ये दुनिया में हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, जो एक डोरमेंट स्ट्रेटो वोल्केनो था पहले। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं माउंट किलिमंजारो की। इसी किलिमंजारो पर को यूज़ करके रोबो मूवी में रजनीकांत ने गाना गाया था ऐश्वर्या राय के साथ और नाचा था। तो बात हो रही है किसकी? माउंट किलिमंजारो की। ये अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है, 5800 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, इसके 3 कोन हैं, कीबो, मवांजी और शेरा, जिसमें कीबो हाईएस्ट है। अगला है सवाल कैबिनेट कमेटी के बारे में। तो जो कैबिनेट कमेटी होता है, दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसका संविधान में जिक्र नहीं है। तो आपका पहला करेक्ट है। इसको कंस्टिट्यूट करता है प्राइम मिनिस्टर, मगर सभी कैबिनेट कमेटी को पीएम हेड नहीं करता। कुछ कमेटी को होम मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी हेड करते हैं, मगर जिस कैबिनेट कमेटी में पीएम शामिल है वो पीएम ऑटोमेटिकली उसका हेड बन जाता है। सो सेकंड गलत हो गया, पहला करेक्ट है। A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। कैबिनेट कमेटी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में कोई जिक्र नहीं है। हाउस के रूल ऑफ बिजनेस के द्वारा इसको बनाया जाता है। 2 तरह की होती हैं, स्टैंडिंग एंड एड हॉक। स्टैंडिंग कमेटी रेगुलर होती हैं और एड हॉक तब बनाई जाती हैं जब कोई खास काम पड़े। अगला सवाल है, एक मनी बिल को क्या केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा? बिल्कुल सही बात, मनी बिल को केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और कौन सा बिल मनी बिल होगा उसको सर्टिफाई करने का काम स्पीकर का होता है। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि वो बिल मनी बिल है कि नहीं। किसी भी बिल पे मनी बिल का ठप्पा लगा के लोकसभा में पास करके उसको भेजता है राज्यसभा में। तो राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता, उस पर केवल रिकमेंडेशन दे करके लौटा देगा। आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग राज्यसभा अगर चाहे तो पार्लियामेंट को अलाउ कर सकता है कि वो स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना ले। ध्यान सुनना, भारत संविधान के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन और कंकरेंट लिस्ट पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट पे नहीं बना सकता। तो अगर ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बनाना पड़ा, तो वो परमिशन राज्यसभा देगा। राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को अलाउ कर सकता है कि आप स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकते हैं, और जो मैटर उस रेजोल्यूशन में लिखा रहेगा ना, उसी मैटर पर वो लॉ बनाएगा। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो आपको फंसाता है यूपीएससी। इसमें मैंने बोला ना कि वो उसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाएगा जो सब्जेक्ट उस रेजोल्यूशन में मेंशन्ड है। क्लियर बात? तो आर्टिकल 249 संविधान खुद पार्लियामेंट को पावर देता है ये वाला लॉ बनाने का, अगर राज्यसभा अलाउ करता है तो। क्लियर बात? और कैसे करेगा अलाउ? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्पेशल मेजोरिटी, उससे पास करेगा। अगला सवाल कह रहा है, गवर्नर इफ इज चीफ लेजिस्लेटिव हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ओके,
गवर्नर एक्ट एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर देखो गवर्नर का जो ऑफिस है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी नहीं है। गवर्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट संवैधानिक पद है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। वो बात अलग है कि इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो रियल लाइफ में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इच्छा के अकॉर्डिंग, प्रेसिडेंट की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है। मगर अगर कहें ना कि फॉर्मल भाषा में, संवैधानिक भाषा में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ना तो एम्प्लॉय है ना उसके डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो आपने यहाँ पर 3 4 सन्नाटा कर दिया, आपने 3 और 4 काट दिया। अब बचा क्या? 1 और 2। तो जो लेजिस्लेटिव हेड है वो तो है नहीं, आपको पता करना है कि या तो केवल 2 है या तो नन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट के रूप में ये काम करता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भेजता है कि हाँ इस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, इसीलिए आप यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ओके, तो सेकंड सही है, इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे आज की, ये थे हमारे 10 टॉपिक। हम लोग मिलेंगे कल लेक्चर नंबर 4 में। अच्छा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।